हेलो स्टूडेंट्स, तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 2 क्लास 11 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ओके, तो इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे? सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या देख रहे हैं हम? इस चैप्टर में हमें देखना है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो हमने लास्ट चैप्टर में स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में कई चीजें देखी थी, पर इस चैप्टर में हमें कंप्लीट स्टडी करनी है एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम के ऊपर। तो हम पहले एक हिस्ट्री की तरफ चलते हैं। टर्म परमाणु, परमाणु क्या होता है? मीनिंग एटम। एटम को ही हम हिंदी में क्या कहते हैं? परमाणु। ठीक है, तो ये नाम दिया था महर्षि कंद ने, जो एक इंडियन संत थे और फिलोसफर भी थे। ठीक है, डिस्क्राइब अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर। उनने ही बताया था कि एक अल्टीमेट पार्टिकल होता है क्या? मैटर। हमारे जो सेवरल वेस्टर्न फिलोसफर भी हैं, उनने जैसे कि लाइक प्लूटो, एरिस्टोटल और ल्यूकेरिस्ट और डेमोक्रिटस, इनने भी इसी चीज को बताया था हमें। इट ऑल्सो बिलीव दैट मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजुअल। और इनको क्या लगता था कि एटम भी, मतलब मैटर भी इससे भी छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। वो क्या है? एटम। ओके, तो हमने लास्ट चैप्टर में भी ये सब चीजें देखी थी। एटम इज अ ग्रीक वर्ड जिसका मतलब होता है इंडिविजुअल। हमने देखा था कि एटम ही एक ऐसा पार्टिकल है जो कि इंडिविजुअली प्रेजेंट होता है इन्वायरमेंट में। ओके, जॉन डाल्टन ने ये प्रपोज किया था क्लासिक मॉडल ऑफ एटम का। तो हमने डाल्टन का एटॉमिक स्ट्रक्चर हमने लास्ट चैप्टर में भी देख लिया था। अब उसमें क्या हुआ था कि 19th सेंचुरी में और बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी डिस्कवरीज ऑफ सेवरल साइंटिस्ट लाइक फैराडे, थॉमसन, रदरफोर्ड, इन सभी की डिस्कवरी से हमें और क्या पता चला? क्लियरली रिलीव दैट एटम इज इंडिविजुअल एंड कंपोज्ड ऑफ सेवरल स्मॉल पार्टिकल। जो एटम है वो डिविजिबल है, मतलब कि एटम्स को और भी पार्टिकल्स में डिवाइड किया जा सकता है, जिनको हमने नाम क्या दिया था? लास्ट चैप्टर में हमने देखे थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इन तीनों पार्टिकल में हमने एटम को भी डिवाइड कर दिया था। ऑल्दो स्टिल द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, और इनको नाम क्या दिया गया? ये इनसे भी ज्यादा स्मॉल पार्टिकल हैं। तो एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं हुआ, उसके अंदर भी कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसका नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पर जो हमारा सबसे छोटा पार्टिकल है जो कि केमिकल रिएक्शन में यूज आता है, वो होता है हमारा एटम। ओके, आफ्टर डिस्कवरी ऑफ दीस सेवरल पार्टिकल एंड क्वेश्चन अरोजेस अबाउट द नेचर ऑफ दिस पार्टिकल। अब हमें क्या हुआ कि ये पार्टिकल हमें पता चले। अब हमें ये भी पता करना होगा कि इन पार्टिकल्स का नेचर कैसा है, ये पार्टिकल किस अरेंजमेंट में एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। We try to find out this answer all of this question in this chapter। तो इस चैप्टर में हम सभी आंसरों का क्वेश्चन ढूंढेंगे और इन सभी को हम आंसर का पता लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले देख रहे हैं हम डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो फंडामेंटल पार्टिकल कौन से? हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ओके, तो हमें इन्हीं के बारे में पता करना है। तो सबसे पहले देख रहे हैं एविडेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ मैटर। अब हमें क्या देखना है कि एक इलेक्ट्रिकल नेचर भी होता है एटम के अंदर, मैटर के अंदर। इट इज ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड क्वाइट अर्लियर दैट इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय द सब्सटेंस। हमने देखा था कि इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस हो जाती है इन्हीं सब्सटेंस से, लाइक ग्लास और इबोनाइट और रबर विद सिल्क और फर। इनमें अगर हम फ्रिक्शन के प्रोसेस करते हैं तो हमें इलेक्ट्रिसिटी सी फील होती है। दे इंडिकेट दैट द मैटर इज इलेक्ट्रिकल इन नेचर, मतलब कि इन सभी मैटर में कहीं ना कहीं एक इलेक्ट्रिकल नेचर तो है। द फर्दर कंफर्म दैट माइकल फराडे, जो माइकल फराडे एक साइंटिस्ट हैं, उनने ये कंफर्म किया, who conduct the various experiment, जिनने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे इलेक्ट्रोलाइसिस के ऊपर। इलेक्ट्रोलाइसिस आप 12th में पढ़ेंगे, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि माइकल फराडे ने कैसे एक इलेक्ट्रिसिटी को और केमिस्ट्री को एक साथ कंबाइन करके बताया। हाउ द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कम, और इसी से हमें इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का पता चला। रीजन द स्टडी ऑफ द कंडक्शन इलेक्ट्रिसिटी ऑल्दो गैसियस एंड एक्सप्लेन्ड बिलो। अब कैसे उन्होंने बताया कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टडी ऑफ कैथोड रे, हमें इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी देखनी है। तो किसने करा? विलियम क्रूक ने इसको 1879 में डिस्कवर किया था। स्टडी द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ गैस एट लो टेम्परेचर। तो वो क्या कर रहे थे कि इलेक्ट्रिसिटी को एक गैसियस मीडियम में कंडक्टेंस करा रहे थे। किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। और वो भी किस प्रेशर पे? बहुत ही लो प्रेशर पे। फॉर दिस पर्पस ही टूक अ डिस्चार्ज ट्यूब। उनने क्या लिया? एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। डायग्राम देखिए इसमें, which is a long glass tube, और ये क्या थी? एक लॉन्ग ग्लास ट्यूब थी। ठीक है, इसके अंदर क्या करा? अबाउट 60 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो ये जो ग्लास ट्यूब ली इन्हें 60 सेंटीमीटर लॉन्ग ली थी। ओके, तो ये थी इसकी ग्लास ट्यूब। इसके बाद सील्ड एट द बोथ एंड फिल्ड विद द टू मेटल इलेक्ट्रोड, और इसको एंड से जाके बंद कर दिया था और दोनों तरफ इनने दो इलेक्ट्रोड लगाए। ठीक है, एक इलेक्ट्रोड इस तरफ और एक इलेक्ट्रोड इस तरफ, दोनों तरफ इलेक्ट्रोड लगा दिए। इट हैज साइड ट्यूब फिटेड विद द स्टॉप कॉक, और दोनों तरफ क्या?
स्टॉप कॉक लगा दी, मतलब जहाँ पे इसके बाद गैस पास आगे इधर उधर ना जाए, ठीक है। दिस ट्यूब इज कनेक्टेड विद द वैक्यूम पंप, और इसे एक वैक्यूम पंप से कनेक्ट कर दिया, ये आप देख सकते हैं वैक्यूम पंप से इसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। द प्रेशर इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब इज रिड्यूस, और इसका जो प्रेशर है अंदर इसके इस गैस इस ग्लास ट्यूब के अंदर जो प्रेशर है इसको वो कम करते जा रहे हैं इस प्रेशर क्यूब की मदद से। द लो इज द 0.01 mm तक इसका प्रेशर कम करते गए। Now when the high voltage nearly 10,000 volt is applied between the electrode, मतलब अब इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के अंदर जब इनने करंट पास कराया कितना वोल्ट का, 1000 वोल्ट्स का, तो उनने क्या देखा, इट इज फाउंड दैट सम इनविजिबल रे आर इमिटेड फ्रॉम कैथोड, तो उनको ये देखने को मिला कि कुछ इनविजिबल रे कैथोड से पास हो रही है एनोड की तरफ, और उन्हें ही नाम दिया हमने कैथोड रेज। The presence of these rays detect from the fact that the glass wall of discharge tube opposite to the cathode begins to glow and faint glimish light, तो इसका जो साइड ये वाली साइड थी ये ग्लो करने लगी, इससे इन्हें पता चला कि कैथोड से कुछ रेज निकल रही हैं जो एनोड की तरफ जा रही हैं, जिसकी मदद से ये एनोड पॉइंट थोड़ा लाइट विजिबल हो रहा है, ठीक है। Obviously this must be due to the bombardment of the wall of the some rays emitted from the cathode, और ये किसके लिए किस वजह से हो रहा है कि यहाँ से जो रेज निकल रही हैं यहाँ जाके बार बार टकरा रही हैं, कैथोड से रेज निकल रही हैं एनोड पे जाके टकरा रही हैं, तो वहां पे जाके बम्बार्डमेंट हो रहा है, उसकी मदद से क्या हो रहा है, कुछ लाइट रिलीज हो रही है, इसको हमने क्या नाम दिया, फेंट ग्रीनिश लाइट, ओके। तो इसी जो रेज जो निकली इसी को हमने क्या नाम दिया, कैथोड रेज, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि जो कैथोड रेज थी उसी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टी आई, ठीक है। तो हमें अब देखना है कि जो डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मास, चार्ज बाय मास फॉर इलेक्ट्रॉन, जो कैथोड रे थी वो किसकी बनी हुई थी, इलेक्ट्रॉन्स की। तो अब हमें क्या करना है, उसी कैथोड रे के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को उसका E/m रेशियो कैलकुलेट करना है, और E/m रेशियो क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का रेशियो किसके साथ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ। तो किसने, सर जे थॉमसन ने क्या करा, studied that the deflection of cathode rays under the simultaneously application of electric and magnetic field, तब उनने क्या करा कि एक और एक्सपेरिमेंट किया किसके साथ, कैथोड रे के साथ में ही, और उनने क्या क्या चीजें देखी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया। अप्लाइड परपेंडिकुलर टू ईच अदर आल्सो द पाथ फॉलो बाय द इलेक्ट्रॉन, तो जो इलेक्ट्रॉन का पाथ था, मतलब कैथोड रे का जो पाथ था उसके बीच में उनने मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को दोनों को परपेंडिकुलरली अप्लाई किया। उसकी वजह से उनको क्या पता चला, अकॉर्डिंग टू द थॉमस द एक्सटेंट ऑफ द डिफ्लेक्शन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जब उन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड उस कैथोड रे पे अप्लाई करी तो उन्हें एक डिफ्लेक्शन देखने को मिला। डिफ्लेक्शन मतलब मान लीजिए कोई पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, अगर हमने उसमें कोई भी हिंड्रेंस करी या फिर कोई उसमें डिस्टर्बेंस करी तो वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा, दूसरी डायरेक्शन में चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी जो कैथोड रे आ रही है ये यहाँ तक आई थी, इसके बाद इनने दो परपेंडिकुलर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड की रॉड्स या फिर इलेक्ट्रोड्स लगाए, उससे क्या हुआ, जो कैथोड रे थी वो डिफ्लेक्ट हो गई, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। तो इससे क्या पता चला उन्हें, पहला जो था मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज, उन्हें पता चला कि मैग्नीट्यूड है नेगेटिव चार्ज का, स्ट्रेंथ ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड, एंड थर्ड है एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द पार्टिकल। अब हमें ये सब पता चला। नाउ इट इज पॉसिबल टू एडजस्ट द टू फील्ड, अब इसकी मदद से हम दोनों फील्ड को एडजस्ट करेंगे तो क्या पता चलेगा, सो दैट द कैथोड रे स्ट्राइक द फ्लूरेसेंट स्क्रीन, ये जो स्क्रीन है इसको हमने नाम दिया फ्लूरेसेंट स्क्रीन, ओके। ये है हमारी मैग्नेट और ये है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। द सेम पोजीशन दे डू व्हेन नाइदर फील्ड इज अप्लाइड फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड thus applied it is possible to calculate the charge। तो इसी की मदद से हम मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से ही हम चार्ज और मास का रेशियो हम पता कर सकते हैं। तो हमें जो E/m का रेशियो पता चला, प्रैक्टिकली हमें पता चला कि 1.76 × 10⁸ कूलम्स पर ग्राम इसका रेशियो आता है। E हमें पता है कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, m और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब हमें क्या चीज पता चले, द टू इंपॉर्टेंट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन। हमने क्या दो कंक्लूजन निकाले, पहला था द E/m रेशियो, मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का मास का जो रेशियो है फॉर द पार्टिकल इन द कैथोड रे वाज फाउंड सेम इररेस्पेक्टिवली टू द नेचर ऑफ कैथोड फॉर द नेचर ऑफ गैस टेकन इन अ डिस्चार्ज ट्यूब। तो हम जो डिस्चार्ज ट्यूब में गैस लेते हैं कैथोड रे की मदद से जो हमें E/m रेशियो मिलता है वो कैथोड रे की इररेस्पेक्टिवली नेचर होता है कैथोड का, कैथोड की ही रे से हम ये रेशियो निकाल सकते हैं।
दूसरा हमें क्या पता चला, द इलेक्ट्रॉन आर यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ऑल मेटल। हमें ये भी पता चला कि इलेक्ट्रॉन सभी एटम्स और सभी मैटर के अंदर यूनिवर्सली प्रेजेंट है, मतलब कि कोई भी एटम अगर बना हुआ है तो वो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा ही होगा। तो ये एक यूनिवर्सली कॉन्स्टिट्यूशन है किसी भी मैटर का, ठीक है। तो ये हमें दो चीज पता चली। इसके आगे हम देख रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अब हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन के अंदर चार्ज भी प्रेजेंट होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डिफ्लेक्ट हो रहा था, तो हमें ये पता करना होगा कि इसमें चार्ज कितना प्रेजेंट है। तो R.A. मेलिकन ने 1909 में क्या करा, डिटरमाइन द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो इनने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का पता करा बाय द प्रोसेस ऑफ ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। एक इनने एक्सपेरिमेंट करा, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। उनसे उन्हें क्या पता चला, जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज प्रेजेंट होता है वो कितना होता है, 1.602 into 10⁻⁻19 कूलम। तो ये एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज प्रेजेंट होता है। दिस चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड एज द यूनिट नेगेटिव चार्ज। तो हमें ये पता चला कि एक यूनिट नेगेटिव चार्ज कितना कूलम चार्ज प्रेजेंट रखता है, 1.062 into 10⁻⁻19 कूलम। So no negatively charged particle can be possess negative charge less than the वन इलेक्ट्रॉन। मतलब कि कितना भी नेगेटिव चार्ज क्यों ना हो, वो एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन से कम ही होगा, ठीक है। एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन सबसे कम वैल्यू ही होगी, उससे ज्यादा ही कोई पार्टिकल में चार्ज हो सकता है। इलेक्ट्रॉन से कम किसी के अंदर भी चार्ज नहीं हो सकता। जो मिनिमम वैल्यू है किसी भी चार्ज की वो यही है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं थर्ड पॉइंट, हमें क्या पता करना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी हमने चार्ज पता कर लिया, अब मास देख रहे हैं। बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ ईएम रेशियो, हमने जो ईएम का रेशियो निकाल लिया है, तो हमें ईएम रेशियो पता है और हमें अब चार्ज भी पता है, मतलब ई भी पता है। तो हमें सिंपली एम निकालना है। तो ई बाय एम हमें पता है, ई की वैल्यू भी अब हमने पता कर ली है। सिंपली मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम इस फॉर्मूले से पता कर लेंगे, ई बाय एम की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, इसको सोल्व करके हम देखेंगे तो हमें जो मास पता चला वो कितना है, 9.1 into 10⁻⁻28 ग्राम। और अगर हम उसको केजी में लिखें तो 9.1 into 10⁻⁻31 केजी, ठीक है। तो हमें मास भी पता चल गया, चार्ज भी पता चल गया और ई बाय एम रेशियो भी पता चल गया। तो आपको ये तीनों वैल्यूज याद होनी चाहिए, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और उन दोनों का रेशियो, ई और एम का रेशियो, ठीक है। अब हम देख रहे हैं फोर्थ पॉइंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलेटेड टू हाइड्रोजन एटम। अब हमें क्या कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है और जो हाइड्रोजन का हाइड्रोजन एटम है उसका जो मास है उसके बीच में रिलेटिव मास कितना है, मतलब कि कौन किस कंपेयर में कितना ज्यादा है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 9.1 into 10⁻⁻28 ग्राम इज अप्रोक्सीमेटली 1/1837 द मास ऑफ हाइड्रोजन। मतलब कि हाइड्रोजन एटम का कितना कम मास है, 1/1837, ठीक है। ये इसका पार्ट बाय है, मतलब कि हाइड्रोजन अगर एक हाइड्रोजन लेंगे तो उसके कितना कम है, 1/837, इतना कम उसका मास है अगर हम उसको रिलेटिवली देखा जाए, ठीक है। हाउ द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज सो स्मॉल फॉर द ऑल पार्टिकल पर्पस, इट्स वैल्यू इज कंसिडर्ड नेग्लिजिबल। तो हम किसी भी पार्टिकल में हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है तो उसे हम नेग्लिजिबली कंसिडर कर लेते हैं। अब हम देखते हैं मास ऑफ 1 ग्राम ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 1.008 ग्राम। इतना इसके अंदर मास प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन का मास होता है। और मास ऑफ इतना एवोगाड्रो नंबर का अगर हम देखें हाइड्रोजन का तो हमें यही पता चलेगा, इतना ही है। तो अगर हम सिर्फ मास ऑफ वन एटम का देखें, मास ऑफ वन एटम, 1 ग्राम नहीं, वन एटम का, तो हमें ये वैल्यू निकल के आएगी 1.67 into 10⁻⁻24। अब हम देख रहे हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमें पता ही है। अब इसके बाद हम इन दोनों का एक रेशियो निकालें तो हमें सिंपली यही रेशियो निकल के आता है। तो मास ऑफ एक इलेक्ट्रॉन का कितना कम होता है, 1/1837 into मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो हम ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं यहाँ से भी। तो हमें सिंपली डेफिनेशन पता चलती है, एन एटम इज अ फंडामेंटल पार्टिकल of atom carrying 1 unit charge and having a mass nearly equal to 1/1837 of the mass of an atom of hydrogen। ओके, तो हमने ये रिलेटिवली हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन का मास भी कैलकुलेट कर लिया। अब आगे देख रहे हैं हम एनोड रे और केनाल रे, जिसमें डिस्कवरी ऑफ किसकी हुई थी, प्रोटॉन की। अभी हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी देखी, अब हम देख रहे हैं प्रोटॉन की डिस्कवरी।
तो वी नो दैट एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो हमें पता है कि एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो क्यों होता है, हमें इसको देखना है। द इमिशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम gases is discharge tube suggested that some positively charged particle also may be present in them। मतलब कि एक एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो अभी हमने देखा कि इसमें नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो अगर न्यूट्रल होना है तो उसके अंदर ऑब्वियस सी बात है कुछ पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज भी होने जरूरी है। किसी भी एटम को अगर न्यूट्रली होना है तो उसमें नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों होना जरूरी है। तो अभी हमने नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन की तो डिस्कवरी देख ली, अब हमें पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन की डिस्कवरी भी देखनी है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, द फर्स्ट डायरेक्ट प्रूफ of the presence of positively charged particle in an atom was provided by a discharge tube experiment conducted by Goldstein। गोल्डस्टीन ने क्या करा था, एक एक्सपेरिमेंट किया सेम डिस्चार्ज ट्यूब पर ही, और उनने एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का पता किया। परफोरेटेड कैथोड शोन इन द फिगर, और उनने भी सेम एक ऐसा ही कैथोड रे जैसा ही एक एक्सपेरिमेंट एक एनोड रे और कैनाल रे पे करके देखा। ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी एट अ लो टेम्परेचर ही ऑब्जर्व्ड अ न्यू टाइप ऑफ luminous ray passing through the hole or performation of the cathode and moving of the direction is the opposite to the cathode। तो उनने एक और रे देखी जो कि थी एनोड रे, उसको उनने क्या देखा, वो एनोड से मूव कर रही है कैथोड की तरफ। Thus these ray consist of a positively charged particle moving away from the anode was named positive ray, एनोड रे और कैनाल रे। जो कैथोड रे थी वो कैथोड टू एनोड की तरफ मूव कर रही थी, और जो एनोड रे है वो सिंपली एनोड टू कैथोड की तरफ मूव करेगी। तो हमें ये पता चला कि जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं वो एनोड रे के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उसी को हमने पॉजिटिव रे, एनोड रे और कैनाल रे कहा। ठीक है, तो ये डायग्राम आपको क्लियर होना चाहिए। इसके आगे देख रहे हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रे। अब हम देख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रे। एनोड रे के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी है, दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन एंड कास्ट अ शेडो ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन द पाथ। मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इसके सामने अगर रख दिया जाए तो उसकी शेडो ये बनाएगी। सेकंड, दे कंसिस्ट ऑफ ए मटेरियल पार्टिकल्स, मतलब कि कुछ ना कुछ इसमें फिजिकल पार्टिकल है, मटेरियल पार्टिकल्स है। दे रोटेट लाइट पेडल व्हील्स प्लेस्ड इन द पाथ, मतलब कि अगर कोई पेडल हमने यहाँ पे फिट किया है, और अगर यहाँ से हमने कैथोड रे और एनोड रे हमने पास करी, तो ये पेडल रोटेट हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसमें पार्टिकल नेचर है, जैसे कोई हमने पत्थर फेंका तो इसमें पड़ेगा तो ये इसको रोटेट कर देगा। तो ऐसे ही एनोड रे भी किसी ना किसी पार्टिकल को पोजेस करती है जिसकी मदद से कि कोई भी पेडल मूव करता है। थर्ड क्या है, दिस कॉजेस फ्लोरेसेंस व्हेन स्ट्राइक विद द जिंक सल्फाइड स्क्रीन। तो जब हम इसको अगर हम एक जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे स्ट्राइक कराते हैं तो हमें फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है, मतलब कहीं पे लाइट का इमिशन होता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या होता है, दीज रे आर डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, और ये रे भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होती है। डायरेक्शन डिफ्लेक्शन इंडिकेट द पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस पार्टिकल, और यही डिफ्लेक्शन क्या प्रूफ करता है, इस पार्टिकल के अंदर पॉजिटिव चार्ज का प्रेजेंट होना। फिफ्थ पॉइंट क्या है, दीज रे कैन बी पेनेट्रेट थ्रू मेटल फॉइल बाय पेनेट्रिंग पावर इज मच लेस देन द कैथोड रे। हमने ये देखा है कि अगर कोई फॉइल अगर हम इस रे के सामने लगा दें तो ये उसको पेनिट्रेट करके मतलब उसको पार करके निकल जाएगी, पर हमने ये भी देखा है कि जो पावर है कैथोड रे की वो एनोड रे से ज्यादा होती है। ठीक है, सिक्स्थ पॉइंट क्या है, दीज ऑल्सो अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट को भी ये अफेक्ट करती है। सेवन पॉइंट, दीज ऑल्सो कैन आयनाइज द गैस मॉलिक्यूल, ये गैस मॉलिक्यूल को भी आयनाइज कर सकती है। द वैल्यू इज द पॉजिटिव चार्ज ई इलेक्ट्रॉन on positively charged E on the particle constitute of the anode ray depend upon the nature of the gas discharge tube। ठीक है, अब नाइन्थ पॉइंट क्या है, जो हमारा E by M रेशियो ऑफ द पार्टिकल, जो हमारा चार्ज बाय मास रेशियो था वो कितना है, सेम अगर हम देखा जाए तो इसमें जो E by M का हमारा रेशियो देखने को मिला वो था 9.58 into 10⁴ कूलाम पर ग्राम। तो ये इसका था E by M रेशियो। ठीक है, और जो हमने देखा कि जितना पॉजिटिवली चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, तो हमने जो नेगेटिव चार्ज कैलकुलेट किया था वो कितना था 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम, तो वो था हमारा नेगेटिव वैल्यू। अब उतनी ही पॉजिटिव चार्ज वैल्यू भी होनी चाहिए, तो हमारा जो प्रोटॉन का चार्ज निकला वो सेम निकला 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम, पर वो थी वैल्यू नेगेटिव में, और ये कूलम वैल्यू आएगी आपकी पॉजिटिव में, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज था। तो हमारा जो E by M रेशियो था
वो हमें पता चल गया और उसकी मदद से हमने मास को भी पता कर लिया। तो जो मास निकला प्रोटॉन का वो कितना आया 1.67 into 10⁻⁻24 ग्राम। ओके, अब हम देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो वहां पे कंप्लीट हो गई आपकी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। अब हम देख रहे हैं थर्ड पार्टिकल जिसका नाम है न्यूट्रॉन। उसकी डिस्कवरी कब हुई 1932 में ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ आर्टिफिशियल ट्रांसमिशन ऑफ एटम। जब एक आर्टिफिशियल ट्रांसमिशन कर रहे थे एटम्स का, चैडविक ने डिस्कवर किया न्यूट्रॉन को। चैडविक ऑब्जर्व दैट व्हेन अ थिन फॉइल ऑफ बेरिलियम की हमने एक थिन फॉइल पे बम्बार्डमेंट करते हैं विद द अल्फा पार्टिकल। ये मान लीजिए आपकी एक थिन फॉइल है काय की, बेरिलियम की, ठीक है। अगर हम इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट करते हैं, मतलब कि इसको गिराते हैं, तो इससे क्या होता है विद द अल्फा पार्टिकल बेरिलियम बिकम चेंज्ड इनटू द कार्बन। जो बेरिलियम होता है वो कार्बन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। न्यूट्रल पार्टिकल हैविंग अ मास ऑलमोस्ट इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोटॉन। और जो मास ऑफ न्यूट्रल पार्टिकल है, मतलब न्यूट्रॉन है, वो बिल्कुल इक्वल होता है किसके मास के, प्रोटॉन के। तो हमें क्या पता चला कि अगर जब हम बेरिलियम, मतलब जिसमें 9/4 का रेशियो रहता है उसके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का, उसमें अगर हम जब अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम पार्टिकल को जब हम उस पे बम्बार्ड कराते हैं तो वो कार्बन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और एक न्यूट्रॉन रिलीज करता है। क्या हुआ, दिस पार्टिकल वाज ऑब्टेन इन सेवरल न्यूक्लियर रिएक्शन। तो इनने जब भी एक न्यूक्लियर रिएक्शन करके देखी तो उन्हें यही एक रिजल्ट देखने को मिला। द न्यू फंडामेंटल पार्टिकल वाज डिस्कवर नेम न्यूट्रॉन। तो उसको एक नया नाम दिया, क्या, न्यूट्रॉन, ऑन द अकाउंट ऑफ द न्यूट्रल नेचर। क्यों, क्योंकि इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं प्रेजेंट होता, ये न्यूट्रल इन नेचर होता है, इसलिए इसको नाम न्यूट्रॉन दे दिया। its mass is found is equal to the 1.675 into 10⁻⁻24, जो कि स्लाइटली हायर देन द मास ऑफ प्रोटॉन था। प्रोटॉन से थोड़ा सा ही ज्यादा इसका मास देखा गया है। प्रोटॉन का कितना था 1.672 into 10⁻⁻24, और सेम हमें थोड़ा सा ज्यादा किसका देखने को मिला, न्यूट्रॉन का। कितना था 1.67 into 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। It has been proved that the neutron is present in all the element except hydrogen। तो हमें ये देखने को मिला कि न्यूट्रॉन जो है सभी एटम्स के अंदर प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एटम के अंदर न्यूट्रॉन्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, उसके अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। Thus, like electron, proton, neutron is a fundamental particle of the element। तो हमें पता चल गए तीनों फंडामेंटल पार्टिकल कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। अब हम एक कंपैरिजन देखें तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, तो हमें मास पता है। सबसे कम किसका मास होता है, एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है, कितना 9.1 into 10⁻⁻31। प्रोटॉन का जो मास होता है 1.672 into 10⁻⁻27, और थोड़ा सा ज्यादा न्यूट्रॉन का होता है 1.674 into 10⁻⁻27। जो हमारे इनका रिलेटिव मास देखें तो ये इतना कम होता है और ये स्लाइटली इक्वली होते हैं, ठीक है। अगर हम अप्रोक्सीमेट मास देखें तो ये 0 हो जाता है, इसको 1 और 1 वैल्यू लेते हैं, इसलिए हम इसमें जब भी लिखते हैं तो इलेक्ट्रॉन को कंसीडर नहीं किया जाता क्योंकि मास में उसका कोई भी ज्यादा वैल्यू नहीं होती है। अगर हम चार्ज देखें तो माइनस में इसकी वैल्यू होती है कितनी, 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम, और प्रोटॉन की वैल्यू प्लस में होती है कि वही इक्वल इलेक्ट्रॉन के, बस उसका चार्ज प्लस और माइनस में कन्वर्ट होता है। वैल्यू सेम रहती है कितनी, 1.6022 into 10⁻⁻19 कूलम। तो रिलेटिव चार्ज कितना होता है, बस माइनस और प्लस का रिलेटिव चार्ज में डिफरेंस आता है। और न्यूट्रॉन का हमें पता है वो एक न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल पार्टिकल है, तो वो उसके चार्ज कितना होता है 0, और रिलेटिव चार्ज भी 0 हुआ। तो यहाँ पे होता है कंप्लीट इसका न्यूट्रॉन। अब हम देख रहे हैं एक दूसरा टॉपिक, इसमें क्या देखना है हमें, किसी भी एटम के एटॉमिक मास और उसका मास नंबर पता करना है। एटॉमिक मास और मास नंबर क्या होता है देखते हैं। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन ए न्यूक्लियस ऑफ एन एटम डिटरमाइंड बाय द हेनरी मोजले इन 1913। उन्होंने क्या कहा था, मोजलिन यूज्ड टू एनोड टू डिफरेंट मेटल्स। उन्होंने क्या करा, मोजलिन ने एनोड का यूज करा कई सारे मेटल्स पे। तो डिस्चार्ज ट्यूब उन्होंने ली, सब्जेक्टेड देम एट द एनोड अटैक ऑन द कैथोड रे। कैथोड रे का एनोड पे कई सारे मेटल्स का उन्होंने रिएक्शन कराई। ही फाउंड दैट when a cathode ray struck anode and a different metal characteristic x-rays was emitted। तो उनने देखा कि कई सारे मेटल से जो उनने देखा तो उनको पता चला कि एक एक्स रे इमिट होती है अलग अलग मेटल से, ठीक है। जो द वेवलेंथ ऑफ दीज वेर फाउंड डिक्रीज इन द रेगुलर मैनर ऑफ चेंजिंग द मेटल। जैसे जैसे वो मेटल चेंज करते जा रहे थे
तो उन्हें एक डिक्रीज दिखा उसकी वेवलेंथ में, किसकी वेवलेंथ में, एक्सरे की वेवलेंथ में, इन ऑर्डर टू पोजीशन ऑफ द पीरियोडिक टेबल। जैसे पीरियोडिक टेबल में वो आगे जाते जाए, अभी हम थर्ड चैप्टर में कंप्लीटली पीरियोडिक टेबल को अच्छे से पढ़ेंगे। तो पीरियोडिक टेबल में जब वो धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, मेटल्स का साइज बढ़ता गया, तो उन्होंने देखा कि जो एक्सरे के अंदर डिफ्लेक्शन आ रहा है और उसकी जो वेवलेंथ आ रही है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। ठीक है, फिर उन्होंने देखा कि एक डेफिनेशन दी, द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन ए न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ ए पार्टिकुलर एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। मतलब कि एक एटम के अंदर जितने प्रोटॉन प्रेजेंट है, एक न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन प्रेजेंट है, वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है, तो जो भी प्रेजेंट है, मतलब जितने भी प्रोटॉन प्रेजेंट है, वही उसका एटॉमिक नंबर कहलाएगा। ठीक है, तो जो एटॉमिक नंबर है वो कितना हो गया, हम उसको डिनोट करते हैं कैपिटल Z से। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन ए न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है, तो ये बिल्कुल इक्वल किसके होता है, जितने प्रोटॉन उसमें प्रेजेंट है। और सिमिलरली हमें पता है कि कितने भी प्रोटॉन प्रेजेंट हो, उसको इक्वलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ए न्यूट्रल एटम, जब एक एटम न्यूट्रल होगा तो उसमें जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो भी उसका एटॉमिक नंबर हो सकता है, और जितने प्रोटॉन प्रेजेंट है उसमें वो भी उसका एटॉमिक नंबर हो सकता है। आगे देख रहे हैं हम मास नंबर क्या होता है। We have already know the electron is a negligible mass, तो हमें negligible mass पता है किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का। The entire mass of the atom is mainly due to proton and neutron, तो हमारे लिए mainly mass किसका डिपेंड करता है, हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। Since these particles present in a nucleus, therefore they are collectively called nucleolus। क्या होता है कि मान लीजिए ये है आपका एक एटम, इसके अंदर मेनली क्या प्रेजेंट होता है, आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन होता है आपका वो बाहर की तरफ मूव करता है। तो जो हमारा न्यूक्लियस होता है, जो न्यूक्लियस होता है उसमें मेनली कौन प्रेजेंट होता है, आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इन दोनों को आप कहते हैं न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहता है, इसलिए न्यूक्लियॉन्स इनको कहता है। फर्दर एज each of these particle has one unit mass on the atomic mass scale, therefore the sum of the number of proton and neutron are nearly equal to the mass of the atom। तो हम mass of atom किससे कैलकुलेट करते हैं, sum of proton and neutron। तो hence the mass of number कितना हो गया, mass number of element, इसको A से डिनोट कहते हैं, number of proton plus number of neutron। तो यही इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ द मास नंबर। किसी भी एटम का मास नंबर, किसी भी मेटल का मास नंबर हमें कैलकुलेट करना है तो किससे करेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और वही क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मतलब इन दोनों का सम ही तो न्यूक्लियॉन्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट होता है आपका मास नंबर। अब आगे देख रहे हैं हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, किसी भी एटम को हमें रिप्रेजेंट कैसा करना होता है। ठीक है, तो देखते हैं। एंड जनरली एन एटम इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय इट्स अ सिंबल फॉर द एलिमेंट। तो जो हमारा मेटल है, एलिमेंट है, उसी के एक सिंबल्स उसको दिया जाता है, तो उसी सिंबल से उसको डिनोट किया जाता है। एटॉमिक नंबर इज रिटन इन सबस्क्रिप्टेड ऑफ द सिंबल। जो एटॉमिक नंबर होता है वो डिफरेंट तरीके से सबस्क्रिप्टेड किया जाता है, एंड द मास नंबर इज रिटन इन सुपरस्क्रिप्टेड। तो जो हमारा मास नंबर होता है वो सुपरस्क्रिप्टेड होता है, और जो एटॉमिक नंबर होता है वो सबस्क्रिप्टेड होता है। तो ये इसका रिप्रेजेंट होता है। तो जो एक्स है वो है सिंबल ऑफ एलिमेंट, मतलब कि कौन से एलिमेंट का हम रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। फिर उसका मास नंबर ऊपर लिखा जाता है, जिसको हम कहते हैं सुपरस्क्रिप्टेड। ठीक है, तो सुपरस्क्रिप्ट ऊपर लिखा जाता है और सबस्क्रिप्ट नीचे लिखा जाता है। तो सबस्क्रिप्ट में आता है आपका एटॉमिक नंबर, और सुपरस्क्रिप्ट में आता है उसका मास नंबर। मास नंबर को ए से डिनोट किया जाता है और एटॉमिक नंबर को जेड से। तो ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन। आगे हम देख रहे हैं एग्जांपल, पोटेशियम ऑफ एटॉमिक नंबर 19 एंड द मास नंबर इक्वल टू 39। तो हम जो पोटेशियम का एग्जांपल देख रहे हैं वो उसका एटॉमिक नंबर होता है 19 और उसका मास नंबर होता है 39, मे बी रिप्रेजेंटेड एज दिस। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 39/19 के। ठीक है, तो पोटेशियम के से डिनोट किया जाता है, इसका हम जो मास नंबर है वो 39 और जो एटॉमिक नंबर है वो हो गया इसका 19। तो इस तरीके से इसको पोटेशियम को रिप्रेजेंट किया जाएगा। अगला है आपका सिमिलरली फ्लोरीन, तो इसको 19/9 इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब हम देख रहे हैं न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। न्यूक्लियर स्ट्रक्चर क्या होता है, नोइंग द एटॉमिक नंबर ऑफ द मास नंबर ऑफ द एलिमेंट। जब हमें इसका एटॉमिक नंबर पता चल गया, मास नंबर पता चल गया,
द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन भी हमें पता चल जाएंगे बाय द एटम, बाय द कैन बी कैलकुलेटेड। हेंस कंपोजिशन ऑफ ए न्यूक्लियस इज नोन। फॉर एग्जांपल, अगर हमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं ये पता करना है तो सिंपली वही प्रोटॉन के बराबर होंगे और वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। तो ये अगर हम देखें पोटेशियम का जो लिया था हमने 39/19 के, तो हमें पता है ये एटॉमिक नंबर है, सॉरी ये इसका एटॉमिक नंबर है, तो वही इक्वल होगा इसके प्रोटॉन के, वही इसके इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा। तो हमें पता चल गया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का हमें कैलकुलेशन हो गई। अब हमें देखना है कि इसका मास नंबर कितना है, तो हम सिंपली प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का इक्वल हम सम कर देंगे, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम कर देंगे तो हमें जो मास नंबर निकल के आएगा। तो अगर हमने प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन करा तो हमें 39 ये पोटेशियम के लिए मिलना चाहिए, ठीक है। तो हम पोटेशियम के लिए एग्जांपल से समझ रहे हैं, तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 19 है, ये एटॉमिक नंबर इसका 19 है, एटॉमिक नंबर ये 19 है, तो इसका मास नंबर है हमारा 39। तो हमें सिंपली नंबर ऑफ प्रोटॉन विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हमारा Z क्या हो जाएगा 19। अब हमें पता है न्यूट्रॉन को पता करने के लिए क्या चाहिए, न्यूट्रॉन पता करने के लिए हमें चाहिए सिंपली 39 माइनस 19 कर देंगे, ये हमें न्यूट्रॉन पता करना था तो प्रोटॉन को मास नंबर से माइनस कर दिया, 13 माइनस 19 तो 20। हमें पता चल गया न्यूट्रॉन इसके अंदर 20% है और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट है 19, ठीक है। Thus the nucleus of a potassium consists of a 19 proton and 12 neutron, 12 नहीं है 20 आएगा। तो किसी भी पोटेशियम के एटम के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, 19 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन। तो कंप्लीटली न्यूक्लियस कितने का हुआ 39 का, जो कि क्या होता है आपका मास नंबर और A से डिनोट किया जाता है, और हमें पता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कितने हैं इसमें 19, ठीक है। अब ऐसे ही हम क्लोरीन का देख सकते हैं, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया 17 और न्यूट्रॉन हो गया 18, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है इसका रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम, ठीक है। अब आगे देख रहे हैं हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें हमें देखना है आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स एंड आइसोइलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो हम सबसे पहले देख रहे हैं आइसोटोप्स। इन सम केस एटम ऑफ एन सेम एलिमेंट आर फाउंड टू कंटेन सेम नंबर ऑफ अ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो कोई भी ऐसे एटम जिसके अंदर क्या हो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जो भी एटम है जिसके अंदर प्रोटॉन का नंबर तो सेम है पर न्यूट्रॉन का नंबर अलग है, तो उन दोनों का एक दूसरे का क्या कहा जाएगा आइसोटोप कहा जाएगा। एज अ रिजल्ट दे हैव a same atomic number but different mass number. Thus isotopes are atoms of same element which have a same atomic number but different mass number. तो मतलब ऐसे एलिमेंट जिसका क्या क्या सेम एटॉमिक नंबर तो हो पर मास नंबर डिफरेंट हो। एग्जांपल देखते हैं, फॉर दीज 3 isotopes of hydrogen having a mass number 1, 2, 3 respectively, तो हमें 3 हाइड्रोजन के आइसोटोप्स मिलते हैं। पहला होता है हाइड्रोजन जिसे हम प्रोटियम बोलते हैं, दूसरा हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है ड्यूट्रियम, तीसरा होता है ट्राइटियम। तो पहले का जो Z है वो 1 है और A है वो 1 है, पर जो ड्यूट्रियम है उसमें Z 1 ही रहता है पर उसका A जो होता है वो 2 हो जाता है, ठीक है। और ट्राइटियम है उसमें क्या होता है Z 1 होता है और A 3 हो जाता है। तो आपको ये सभी पता होने चाहिए कि आइसोटोप्स हाइड्रोजन के कितने हैं, 3 आइसोटोप हैं, कौन कौन से, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम। और किसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हमें पता है हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन प्रेजेंट होता है और एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो इसमें टोटल कितना हुआ 1 प्रोटॉन, इसमें 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन, 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, ठीक है। अब हम देख रहे हैं अगला आइसोबार। आइसोबार क्या होते हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग अ सेम मास नंबर। अब दो अलग डिफरेंट एलिमेंट है पर उनका मास नंबर फिर भी सेम है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, पर एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट है। ऐसे एलिमेंट्स को, ऐसे एटम्स को हम क्या कहते हैं आइसोबार। सिंस आइसोबार हैव a same mass number therefore the sum of proton and neutron in the nucleus is the same। तो जो जिसका सम सेम मास हो नंबर होगा तो उनका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का भी मास सेम होगा। अब एग्जांपल देख रहे हैं हम आर्सेनिक, पोटेशियम और कैल्शियम, सॉरी आर्गोनन, पोटेशियम एंड कैल्शियम का हम जो देख रहे हैं, इसमें जो आपका मास नंबर है वो 40 40 40 वो इक्वल है, और जो एटॉमिक नंबर है वो 18 19 और 20 वो डिफरेंट है। तो इसलिए इन सभी को हम एक दूसरे का क्या कहेंगे आइसोबार, ओके।
अब आगे देख रहे हैं हम आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या होते हैं? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स which contain the same number of neutron are called isotons. Isotons वो होते हैं जो डिफरेंट एलिमेंट्स तो होते हैं पर उनके अंदर जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो सेम नंबर होते हैं। तो हम देख रहे हैं जो सिलिकॉन है, फास्फोरस है और जो सल्फर है, इन सब के अंदर जो प्रोटॉन है वो तो डिफरेंट होते हैं, न्यूट्रॉन्स भी डिफरेंट होते हैं, पर जब इनका सम किया जाता है तो जो निकल के आता है वो जो इसका जो आपका जो रहता है न्यूट्रॉन, सम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटोन्स। जो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स इसके अंदर सेम ही रहते हैं, जैसे ये 16 16 16, तो न्यूट्रॉन की वैल्यू इसमें फिक्स रहती है, तो उनको बोलते हैं हम आइसोटोन्स। ठीक है, यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं? द स्पीशीज एटम्स और आयंस कंटेन सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉन्स। जिनके अंदर न्यूट्रॉन्स का नंबर सेम होता है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, उनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल O2 minus F minus Na plus Mg plus 2 Al plus 3 all contain 10 electrons। मतलब कि अगर हम O2 minus को लिखें F minus Na plus और Mg plus 2 और Al plus 3, इन सब के अंदर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है वो 10 होती है। तो ये सभी आपस में इलेक्ट्रॉनिकली मतलब चार्ज इक्वल है, तो इनको हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो यहाँ पे ये कंप्लीट होता है इसका टॉपिक। अब अगले लेक्चर में हम देखेंगे इसके आगे। ओके, बाय।